At first, I'd like to welcome you, Vishal, to your own platform. क्योंकि विशाल और मैंने हम लोगों ने साथ में पावर विद इन शुरू किया है और काफी लंबी जर्नी रही है इस चीज की। और मुझे जितना ध्यान आ रहा है, विशाल का जितना भी कॉर्पोरेट बैकग्राउंड है, यानी कि उसका जितना भी एक्सपीरियंस और नॉलेज है, जो एज अ ट्रेनर, जो एज अ कंसल्टेंट फर्म्स के लिए उन्होंने यूज किया था, वो सारा का सारा बैकग्राउंड जब साइकोलॉजी से मिला, तब मुझे पता चला कि कितना पोटेंशियल हमारे फील्ड में है। जैसे अंदाजा तो पहले भी हुआ करता था कि पोटेंशियल है फील्ड में, लेकिन कभी दिखता नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे विशाल के जब से मैं मिला, हम लोग मास्टर्स से साथ में हैं, तब से मुझे रियलाइज हुआ कि किस तरीके से ये बेसिक नॉलेज, ये बेसिक इंफॉर्मेशन, ये बेसिक एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट का एकदम से एक फिजिकल पोटेंशियल दिखा देता है, साइकोलॉजी में एक बूस्ट दिखा देता है। सो with this, I'd like to welcome Vishal to the platform. जी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड साथ में मैं ये बताना चाहूंगा कि विशाल एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी है। एंड ऑफिशियली हम लोगों को कुछ 2 साल के करीब होने जा रहे हैं साथ में काम करते करते, और उससे 2 साल पहले से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। बहुत लोग विशाल को लाइव सेशंस के थ्रू जानते हैं, तो ये चीजें नहीं जानते हैं दैट विशाल बहुत सुंदर हिंदी में कविताएं, हिंदी में विचार लिखता है, और जिसका मैं मास्टर्स के दौरान में बहुत फैन हुआ। तो ऐसा हुआ करता था कि विशाल कुछ चीज भेजा करता था, तो मैं कोशिश करता था कि वो चीजें रीड आउट करके और रिकॉर्ड करके वापस विशाल को भेजा करता था कि बता यार ये कैसा लग रहा है। एंड इट वाज सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। सो वेलकम विशाल टू दिस। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड साथ में बाकी व्यूअर्स आपको बेहतर तरीके से जान पाए, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज एक इंट्रोडक्शन अपना दें सारी ऑडियंस को। सो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज पे मुझे बोलने का मौका देने के लिए, अपनी थॉट्स, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। एंड आई वेलकम एवरीवन हु इज जॉइनिंग इन फॉर द सेशन। इट्स गुड टू बी हियर। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड कम्प्लीटली साइकोलॉजी से है। मेरा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड फर्दर ट्रेनिंग्स जो मैंने ली है। मैं जब एक प्रोफेशनल सेटिंग की बात करता हूँ तो आई कम फ्रॉम एन एंटरप्रेन्योरल एक्सपीरियंस। आई डोंट हैव एनी जॉब एक्सपीरियंस, सो टू से आई हैव इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस, बट मेरा एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप का एक्सपीरियंस ज़्यादा है rather than any job experience। और मैंने जितने भी स्टार्टअप्स करे हैं, इन्होंने मुझे ये सिखाया है कि क्या क्या इश्यूज इसमें आ सकते हैं। इसी एक्सपीरियंस के साथ जब मैंने कुछ 3 साल पहले ऑर्गेनाइजेशन में काम करना शुरू किया था, तो मुझे ऐसे मौके मिले जहाँ पे मैं एम्प्लॉय वेलनेस, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, एम्प्लॉय ट्रेनिंग्स में एंगेज हो पाया, और वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में। आयरनी ये है कि मुझे कभी भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड पसंद नहीं आता। इवन इन माई academics, I always wanted to be a counselor, counseling psychologist, but not, I didn't want to do a job or go into corporate world. So, मैंने ये भी सीखा कि किस तरीके से हमारे misconceptions हैं fields के बारे में भी और उनकी applications के बारे में भी। तो अभी मैं currently I'm working as a resource person, as a freelancer trainer for corporates, providing them with wellness programs and training programs for their employees. बिल्कुल, थैंक यू सो मच विशाल। साथ में मुझे अभी भी याद है, मतलब वर्कशॉप्स तो मैंने पहले भी मतलब स्कूल्स में बहुत टाइम पहले मास्टर्स के दौरान में करी थी, लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वर्कशॉप करना, सीखना और नेटवर्क्स इफेक्टिवली डेवलप करना, ये सारी की सारी चीजें हैं जो विशाल ने मुझे और मेरे साथ में हमारे कई टीम मेंबर्स को बहुत इफेक्टिवली सिखाई है। तो आज कभी मौका नहीं लगा, तो आज ऑफिशियली मैं उसके लिए शुक्रिया भी करना चाहूंगा विशाल, इतनी सारी चीजों के लिए।
ये तो आपका बड़प्पन है जी। ये बस आज बड़प्पन है ऐसी बस। तारीफ का सिलसिला चलता रहे तो आज मजा आ जाएगा। सो विशाल, मैं ये जानना चाह रहा था कि आ, हम लोग हमेशा साइकोलॉजी में बैचलर्स के टाइम में जब भी हम कॉरपोरेट वर्ल्ड का एक्सपीरियंस लेने की बात करते हैं तो हम लोग हमेशा टॉपिक्स के थ्रू, बुक्स के थ्रू, चैप्टर्स के थ्रू हम लोगों ने ओबी के नाम से पढ़ा है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। या जब हम हिस्ट्री ट्रेस करने की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के लेवल पे साइकोलॉजी। बात करी है। तो मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा कि आज के समय में 2020 के हिसाब से आपको क्या लगता है कि साइकोलॉजी किस तरीके से इंटरैक्ट करती है कॉरपोरेट वर्ल्ड से? ओके, सो जब आप हम बोलते हैं अमित ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, तो ये दो शब्द हमारी पूरी फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं, बिकॉज बिल्कुल। बिहेवियर बेसिकली मीन्स साइकोलॉजी। हम्म। एक ऑर्गेनाइजेशनल वर्ल्ड में कोई भी इंसान इस बात से कंसर्न्ड है कि उसके एम्प्लॉयज जो हैं वो कितने इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, उसकी टीम कितना इफेक्टिवली काम कर रही है। बिल्कुल। एंड दिस totally relates to behavior and the psychological components of the behavior. बट इसे थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए जरूरी है कि हम इसकी फील्ड्स को देखें, सब फील्ड्स को देखें। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बहुत तरीके से यूज करी जाती है, जो ऑर्गेनाइज ओबी की नॉलेज जो है डिफरेंट सेटिंग्स में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही। फॉर एग्जांपल रिक्रूटमेंट एंड हायरिंग में एचआर जब रिक्रूट और हायर कर रहा है तो साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स का यूज कर रहा है, इंटरव्यू मेथड्स का यूज कर रहा है, विच वी आर टॉट इन साइकोलॉजी। चाहे वो स्टार टेक्निक हो, चाहे कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू, चाहे एविडेंस बेस्ड इंटरव्यू, चाहे सिचुएशनल बेस्ड इंटरव्यूज, दे आर यूजिंग इट। बिल्कुल। Second, we go to learning and development. So most of the good organizations work on their learning and development departments, because L&D departments provide them the resources, strategy, and the path to grow. And in such a dynamic world, it is very important for an organization to grow, modify itself, and compete with the changing dynamics of the environment. So learning and development is there. वहाँ पे change के organizational culture, organizational climate, organizational policy and researches, उनकी practices क्या है, इन सब को ध्यान में रखते हुए जो भी इस डिपार्टमेंट को, L&D डिपार्टमेंट को हेड करता है, वो ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाता है बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल नॉलेज कि improvisations करी जाए ऑर्गेनाइजेशन में. Then we have other things, talent management, employee wellness, employee engagement to improve the productivity of the employees. जी। And the whole area of human resource management is based on the psychological knowledge and the researches of human behavior. बिल्कुल। So डेप्थ बहुत ज़्यादा है जहाँ पर नॉलेज यूज होती है. उस नॉलेज को चाहे MBAs यूज करते हो, चाहे IO साइकोलॉजिस्ट यूज करते हो, चाहे काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, ऑर्गेनाइजेशनल काउंसलर यूज करता हो, नॉलेज यूज हो रही है, डिफरेंट सेटिंग्स में अप्लाई होकर यूज हो रही है. तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमें OB में जाना है, तो इस तरीके से ना सोच के कि बस OB पढ़ लिया तो हो जाएगा. ये सोचना बहुत जरूरी है कि हम ट्रेनिंग में जाना चाहते हैं, काउंसलिंग में, वेलनेस में, HR में, लर्निंग एंड डेवलपमेंट में, या टैलेंट मैनेजमेंट में. बिल्कुल। एक पार्ट जो साइकोलॉजी के एकेडमिक से डायरेक्ट रिलेट होता है OB की, OB के प्रैक्टिकल वर्ड का, वो है असेसमेंट्स, अ वेरी की पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड. सारी चीजें, जितना भी पीपल मैनेजमेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन का, वो टिका होता है असेसमेंट्स पे. उनके अप्रेजल्स, उनकी हायरिंग, उनके लर्निंग, उनकी डेवलपमेंट, सब कुछ ये असेसमेंट्स डेवलप करे जाते हैं साइकोलॉजिस्ट के द्वारा ही. तो even if someone is oriented more towards academics and not towards working as a professional in corporate world, as an academician you also have the option to work
for the assessments, to build assessments, psychometric जी tools, or to do even also market researches and psychological researches. In all the learning and development departments that are there, do researches on the employees of the whole organization. So एक बिल्कुल काफी पार्ट ओबी का जो दिखता नहीं है, क्योंकि ये अंदर ही अंदर होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो होता है असेसमेंट्स का और रिसर्च का। बिल्कुल। विशाल, साथ में मैं जानना चाहूंगा कि जैसे आपने अभी इतनी सारी चीजें की बात करी, जैसे अगर हम पोटेंशियल्स की बात कर रहे हैं तो कॉरपोरेट वर्ल्ड में रिक्रूटमेंट और हायरिंग, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, असेसमेंट, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, रिसर्चेज, कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को पढ़ना और समझना, टैलेंट मैनेजमेंट, एचआर, काउंसलिंग, कंसल्टेंसी, ये सारी चीजें जो आपने अभी हमें बताई, तो मुझे इतना याद आ रहा था कि जब भी मैंने बैचलर्स में ओबी पढ़ा है या फिर मैंने जब मास्टर्स में ओबी से रिलेटेड पेपर पढ़े हैं, तो कभी भी मुझे इतनी वाइड वैरायटी में चीजें नहीं बताई गई हैं। जैसे टैलेंट मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो मुझे जितना याद आ रहा है, मैंने साइकोलॉजी की बुक्स में बहुत इफेक्टिवली नहीं देखा है। लेकिन आज की अगर हम ब्लॉग्स की बात करें या वो जो अपडेट्स देती रहती हैं वेबसाइट्स, वो टैलेंट मैनेजमेंट पे बहुत फोकस करती हैं। तो विशाल, ये गैप कैसे हम कम कर सकते हैं जिसमें जो बुक्स हैं, जो मटेरियल्स हैं, वो हमें राइटली अपडेट नहीं कर पा रहे हैं स्कोप, अपॉर्चुनिटीज, जॉब रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। तो हाउ कैन अ स्टूडेंट हु वांट्स टू एक्चुअली work in the corporate sector as a psychologist or somebody from psychology background, तो इस गैप को कैसे कम कर सकता है? एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है अमित, और ज़रूरी ये है कि से बुक्स में से अगर हमें थ्योरी मिल भी जाए तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि वो एप्लीकेशन में कैसा है। एंड इट इज़ आई सॉ इट कम्प्लीटली डिफरेंट। आई मीन मैं ट्रेनिंग को, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग को क्या समझा करता था बेस्ड ऑन द बुकिश नॉलेज, और जब मैंने वो करके देखी, पहले मैंने सीखी किसी के अंदर, फिर मैंने करके देखी, तो इट वाज समथिंग एल्स टोटली। आई थिंक what bookish knowledge provides us is a sneak peek into the realm of exterior world, कि कैसे चीजें होती हैं, क्या होती हैं। नेक्स्ट स्टेप उसके बाद ये जरूर होना चाहिए कि हम वहां पर जाके चीजें देखें होते हुए कि कैसे वो हो रही हैं। ट्रेनिंग्स वाज सपोज्ड टू बी बोरिंग फॉर मी, जबकि 90% ऑफ द ट्रेनिंग्स आर फन। उसमें सिर्फ जितनी एक्टिविटीज होती हैं दे आर 100% फन। बिल्कुल। और अगर आप गेमिफाइड लर्निंग के थ्रू ट्रेनिंग्स दे रहे हैं तो इट इज सच एन एनरिचिंग एक्सपीरियंस फॉर यू। तो आई थिंक ये जो गैप है ये थोड़ा सा इसी तरीके से फिल होना चाहिए। हो सकता है कितना, वो डिपेंड करता है हर यूनिवर्सिटी, हर बुक के ऊपर, बट गैप्स के लिए बहुत जरूरी है एक्सपोजर। जब तक हम चीजें करके नहीं देखेंगे हमें नहीं पता चलेगा कि वो कैसे हो रही है। बिल्कुल। एक बहुत अच्छी चीज जो आजकल कॉर्पोरेट्स भी ट्राई कर रही हैं वो है फील्ड ट्रिप्स देना, और मतलब इंजीनियरिंग में ये काफी हो रही है। फील्ड ट्रिप्स देना, मशीन्स देख पाते हैं, वो फैक्ट्रीज, प्लांट्स देख पाते हैं, जो हम बुक्स में पढ़ते हैं चीजें, कंडीशनर, थर्मोस्टैट्स वगैरह, वो हम जब जाके देख पाते हैं तो हमें पता होता है कि वो कैसे काम कर रहे हैं। हाँ। ऐसा ही कुछ आई थिंक बिहेवियरल साइंसेस में भी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड अगर मैं जो भी नए व्यूअर्स ज्वाइन करे हैं उनके लिए अगर विशाल की बात सम अप करूं, तो विशाल फोकस कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपोजर पे, कि अगर हम वो गैप कम करना चाहते हैं कि जो हमें थ्योरेटिकली लगता है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऐसा है और रियलिटी में वो जिस तरीके का है, अगर इस गैप को हम करना चाहते हैं कम, तो हमें फिर इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज को सीख करना होगा जो हमें अलाउ करे उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इंटरैक्ट करने में। यानी कि इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, या विशाल जैसे बात कर रहे हैं कि फील्ड ट्रिप्स की तरह भी ऑर्गेनाइजेशंस इस तरीके के स्टेप्स ले रही हैं ताकि बच्चों को बेहतर तरीके से एक्सपीरियंस करा सकें अबाउट देयर इनर वर्किंग। सो विद दिस विशाल, मैं एक सवाल यहाँ पे आया था ताकि काफी लोग शायद नहीं
समझ रहे होंगे कि टैलेंट मैनेजमेंट क्या होता है या इसमें किस तरीके की चीज होती है, अगर बच्चे समझ पाए। ओके, उससे पहले हमें पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड एक पॉइंट है। जी एक क्वेश्चन था कि हाउ वी कैन गेट द राइट अमाउंट ऑफ एक्सपोजर। तो राइट तो हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ऑप्टिमम भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं आपके लिए, बट ये है कि आई थिंक द फर्स्ट स्टेप जहां से हम शुरू कर सकते हैं वो हो सकता है हमारे टीचर्स और हमारे जानने वाले लोग। अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं तो आपको ऑर्गेनाइजेशनल वर्ल्ड में इंटरेस्टेड होना बहुत जरूरी है। मुझे काफी बिल्कुल बच्चों बिल्कुल। ने पूछा कि हम क्या आपके साथ इंटर्नशिप कर सकते हैं, तो मैंने पूछा, पहले उनके बारे में मैंने जाना, तो उनमें से कुछ जो थे जिनके फैमिली बिजनेसेस थे, तो अब मैंने उनसे पूछा उनके फैमिली बिजनेस के बारे में और कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे। तुम्हारा मॉडल क्या है, तुम्हारे कस्टमर्स कौन हैं, और किस तरीके से तुम ऑपरेशंस इंश्योर करते हो कि काम बीच में बंद ना हो, ये सारी चीजें। और ये निकल कर बिल्कुल आया कि उन्होंने कभी अपने डैड से, अपने फादर से कभी बात ही नहीं करी इन चीजों के बारे में कि वो अपना बिजनेस कैसे बनाए रखते हैं, जहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं वहां पे चीजें कैसे होती हैं। यही है बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बस। तो फर्स्ट स्टेप इज टू सी कि आपके आसपास कौन लोग हैं, उनसे एक्सपोजर लीजिए, बिल्कुल अपने टीचर्स से, अपने प्रोफेसर से बात करिए कि वो ओबी में काम कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करिए कि आप उनके साथ कुछ वक्त बिता सकें कंपनीज में। और अगर आपको कोई भी नहीं मिल रहा अपने आसपास तो फिर लिंक्डइन पे जाइए, वहां पे लोगों को ढूंढिए, पूरा बिल्कुल प्रोफेशनल नेटवर्क है। उनसे रिक्वेस्ट करिए कि आप उनके अंडर इंटर्न करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, उनसे सीखना चाहते हैं। बिल्कुल। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें जो आप पूछ रहे थे टैलेंट मैनेजमेंट का। जी Talent management is about managing the talent. So if for a small example लेते हुए, if an organization has an IT department, IT डिपार्टमेंट को ये इंश्योर करना होता है कि जितने भी कंप्यूटर्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में वो सिक्योर रहें, डेटा ब्रीच ना हो, कोई आके कुछ चुरा ना ले, और किसी भी तरीके की कंप्यूटर नेट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई दिक्कत ना आए। ऐसे लोगों के, इन सारी चीजों के लिए आपको ऐसे लोग चाहिए जो सॉफ्टवेयर में अच्छे हों, सॉफ्टवेयर हाँ प्रोग्रामर्स, वो जो हार्डवेयर में अच्छे हों, हार्डवेयर इंजीनियर्स, वो जो क्लाउड सिक्योरिटी में अच्छे हों, तो क्लाउड सिक्योरिटी पर्सनल्स। ये सब की प्रोफेशनल वो होती हैं पोजीशंस। बिल्कुल इन पोजीशंस का मिनिमम स्किल क्या होना चाहिए, मैक्सिमम स्किल क्या होना चाहिए, ताकि वो आईटी डिपार्टमेंट ढंग से काम कर सके। अगर वहां पर इस डिपार्टमेंट में आई क्लाउड सिक्योरिटी वाला बंदा कमजोर पड़ गया, क्योंकि बिल्कुल क्लाउड सिक्योरिटी वाले लोग बहुत कम होते हैं जो अच्छा काम करते हैं, बिल्कुल तो ये पूरा डिपार्टमेंट ठप हो जाएगा। तो इसके लिए टैलेंट को ढूंढना, उस टैलेंट को असेस करना, उस टैलेंट को हायर करना, उसके बाद वो बिल्कुल बंदा अगर छोड़ के जा रहा है तो उसे फिर दोबारा से उसी पोजीशन के लिए किसी और को हायर करना। ये साइकिल्स एचआर की चलती रहती हैं, इसे हम बोलते हैं हाँ एट्रिशन। एट्रिशन रेट को कम करना, टैलेंट की क्वालिटी को मैनेज करना, यही टैलेंट मैनेजमेंट है, जो कहीं ना कहीं एचआर के अंदर आता है। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल आए, ओवरलैपिंग है। बिल्कुल। आज मतलब इतने सरल तरीके से आज मेरे को पहली बार क्लियर हुआ है टैलेंट मैनेजमेंट का। मैं जितनी बार भी चीजें पढ़ी हैं, या काफी बार ऐसा होता है ना कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड के एक स्टाइल होता है चीजों को लिखने का, एक स्टाइल होता है चीजों को कहने का, और वो स्टाइल कहीं ना कहीं हमें उस इतना सिंपल आंसर से दूर कर देता है कि हम काफी बार ऐसी बेसिक चीजें नहीं समझ पाते हैं। तो मेरे को मतलब बहुत अच्छे से टैलेंट मैनेजमेंट वाली चीज समझ आई, तो उसके लिए शुक्रिया विशाल। एंड जी जरूर। साथ ही साथ में एक ये चीज भी कि कुछ बेसिक सवाल है मेरे कि जैसे कॉर्पोरेट ट्रेनर किस तरह से बना जा सकता है, जिन पे मुझे लगता है हम लोग थोड़ा सा सेशन जब मिडिल में पहुंचेगा तो तब हम लोग बात कर सकते हैं। अभी मैं कुछ आपसे कुछ बेसिक बेसिक सवाल जो आए हैं वो पूछना चाहूंगा। जैसे जी एक सवाल ये कि ये सवाल से ज्यादा ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। मेरे पास 11th 12th में साइकोलॉजी नहीं थी, तो मैं जब हम्म बैचलर्स में आया तो काफी नई थी मेरे लिए साइकोलॉजी। तो जो भी चीजें हम्म सुन रहा था वो सच लग रहा था मुझे, क्योंकि मुझे तो पता नहीं हम्म था, कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस था नहीं मेरे पास। उस टाइम पे मुझे अब भी याद है कि जब
इस चीज के बारे में पूछा जाता था कि आप आगे क्या स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, तो हमारे पास क्लिनिकल, काउंसलिंग, ओबी, मेजरली ये 3 बंटवारे हुआ करते थे। एंड हर जगह सिर्फ मैं एक ही चीज सुनता था कि अगर पैसे कमाने हैं आपको तो फिर ओबी वाली साइड ले लीजिए। तो ये एक चीज थी जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे बिना ये जाने कि ओबी की फील्ड क्या है, बस ओबी के टॉपिक सब्जेक्ट्स लेने लगे, ये सोच के कि जब यहां से निकलेंगे तो ओबी में बहुत पैसा मिलेगा। तो मैं इस चीज को चाहूंगा कि आप प्लीज एड्रेस करें इस ओके। पूरे थॉट को मेरे, कि क्या सच में देखिए ओबी में ये इतना पैसा है इस तरीके की चीज। बिल्कुल। जब भी ये कोई सवाल पूछता है तो मैं किसी भी फील्ड से रिलेटेड, नॉट जस्ट ओबी, मेरा सवाल ये होता है कि आप ये मत देखिए कि कौन सी फील्ड में जा रहे हैं, आप ये देखिए कि कौन से लेवल पे जा रहे हैं। जब हम मास हायरिंग की बात करते हैं तो मास हायरिंग में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी 30,000 से शुरू करता है, उसकी भी 1 लाख नहीं होती है पर मंथ सैलरी। सिमिलरली इफ यू आर गोइंग इनटू ओबी आल्सो, यू शुड सी कि आप अपना लेवल कैसे बढ़ाते रहो। आपके पास कम से कम 15 साल तक का प्लान होना चाहिए कि नेक्स्ट 15 ईयर्स में हाउ विल यू बी डेवलपिंग, और आपका लास्ट स्टेज क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। वहां पे लास्ट स्टेज पे जब आप देखते हैं अपने आप को, तो वहां पर आप 1-2 लाख पर मंथ कमा रहे होंगे, विच इज अ गुड अमाउंट फॉर अस। नाउ स्पीड मैटर करती है, क्योंकि यहाँ पे लोग सोचते हैं 15 साल तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। 15 साल इज एन आइडियल टाइम। बिल्कुल। आपको कम स्पीड, आपको जल्दी स्पीड बढ़ानी है तो आप वो स्पीड बढ़ाइए। स्पीड हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है। तो आप 15 साल की जगह 7-8 साल से 10 साल के बीच में भी वो चीज अचीव कर सकते हैं, धीरे धीरे लीड करके। और जहां तक वैकेंसीज की बात है ओवी में, तो it's increasing, and the good news for us psychologists is that people everywhere are realizing the importance of psychology in their organization, in their employees. वो काउंसलर्स भी हायर कर रहे हैं, वो L&D डिपार्टमेंट्स भी बना रहे हैं, अब वो असेसमेंट पे बहुत फोकस कर रहे हैं। जब इंटरव्यूज होते हैं, आई स्टिल रिमेम्बर दैट हमारा यहाँ पे सिविल लाइंस में एक होटल है, बहुत बढ़िया, विवंता या ताज का है, कोई ताज होटल है कोई। तो जब वो इंटरव्यू करते हैं तो वो अपने साथ एक साइकोलॉजिस्ट लेके बैठते हैं हर बार। तो वो बिहेवियरल बॉडी लैंग्वेज, बिहेवियरल असेसमेंट्स करना, उन पे भी ध्यान दिया जा रहा है। ये सारी पोजीशंस निकल रही हैं, ये और बढ़ेंगी आने वाले टाइम में। हमें पता होना चाहिए कि हम किन किन प्रोफाइल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। Now, because this area is vague, because honestly organizational psychology का area organizational psychology के नाम से इंडिया में नहीं चलता है। वो चलता है या तो L&D के नाम से, या HR के नाम से, या टैलेंट मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट, या कॉर्पोरेट ट्रेनर्स के नाम से। तो इसमें वो लोग भी आते हैं जो MBA कर चुके हैं, जिन्हें OB की नॉलेज है। MBA is also know organizational behavior। इसके साथ फिर एक बहुत तगड़ा कंपटीशन आता है, वो लोग जो मिलिट्री से, जो रिटायर होके आए हैं, जो डिफेंस से रिटायर होके आए हैं, नेवी से, आर्मी से, एयरफोर्स से। उन लोगों को डिकेड्स का एक्सपीरियंस होता है, 10, 20, 30 सालों का एक्सपीरियंस होता है पर्टिकुलर पोजीशंस पे रहने का। उन्होंने टीम लीड करी होती, तो ऐसे लोग भी कॉर्पोरेट ट्रेनर्स बनते हैं। तो बट आपको समझना पड़ेगा कि आपकी स्पेशलिटी है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, साइकोमेट्री बाकी लोग नहीं जानते हैं, साइकोलॉजी से आप लोग जानते हो। इसलिए आपकी जिम्मेदारी भी ये बन जाती है कि आप इसमें स्किल्ड हो जाएं और इसे लीनियंटली ना लें कि बस हमने नाम के नीचे लिख दिया, हमें पता कुछ है नहीं, और फिर जब हमें कहा जाता है कुछ करने को तो फिर हम कुछ भी बना कर दे रहे हैं जो हमें बेसिक नॉलेज है। तो वो पूरा जो है क्वालिटी को, फील्ड की क्वालिटी को बिगाड़ देता है। तो वैकेंसीज इस तरीके से देखी जा सकती हैं ओबी की फील्ड में। और इफ वी कीप इम्प्रूविंग, अगर हम लेवल धीरे धीरे बढ़ाते रहें अपना, तो सैलरी बहुत अच्छी चली जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अमाउंट तो बिल्कुल अच्छा मिलता है, तो मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल।
एंड यहाँ पे विशाल शब्दिका का एक सवाल आया है कि आपने कहा कि आप एक फ्रीलांसर हैं जो कॉर्पोरेट्स के साथ में वर्क करते हैं, तो क्या कॉर्पोरेट्स में इस तरीके की परमानेंट और सिक्योर जॉब्स भी है? Organizations don't hire trainers on fixed basis because उन्हें जरूरत नहीं लगती है कि भाई जब हमें साल में 3-4 बार ट्रेनिंग चाहिए तो हम क्यों एक इंसान को परमानेंट जॉब दे के रखें। बिल्कुल। बट those organizations who have learning L&D departments, learning and development departments, उनमें organizational psychologist होते हैं, permanent basis पे होते हैं। दूसरे भी डिपार्टमेंट्स में होते हैं, बस मैं ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बिल्कुल। 99% of the corporate trainers are freelancers. एंड विशाल, एक सवाल जो आपकी बात से भी मुझे लगा और जो एक मेरा खुद का भी डाउट था, मुझे अब भी याद है कि मैं काफी सारी चीजें आपको सवाल जो है वो बैचलर्स से लेके आऊंगा मैं। तो एक डाउट दूसरा जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है साथ में इससे रिलेटेड एक थोड़ा सा कुछ ऐसा ही सवाल भी था कि कॉर्पोरेट के जॉब्स के लिए अगर जितनी भी पोजीशंस हमारे लिए खुलती हैं वो हम एज साइकोलॉजिस्ट या मास्टर्स अगर हमने कर लिया है साइकोलॉजी में, हमारे लिए भी ओपन है। किसी ने एमबीए किया है उसके लिए भी ओपन है। तो ऐसे में कॉर्पोरेट्स किसे प्रेफर करती हैं, साइकोलॉजी बैकग्राउंड वाले को या एमबीए वाले को? प्लस हमारा क्या की टेक अवे होता है उसमें एज साइकोलॉजिस्ट? इसे मैं एचआर से कंपेयर करूंगा। एचआर में एमबीएस को प्रेफर किया जाता है, नो डाउट। लैंडस्केप इज चेंजिंग, ये बता देता हूँ। बिल्कुल। ओके, पहले ऐसा था कि एमबीएस को ही लिया जाता था, अभी ये है कि दे आर मोर ओपन टू साइकोलॉजी पीपल, क्योंकि अब उन्हें भी पता चल रहा है। पहले तक उन्हें पता ही नहीं था, उन्हें लगता था कि सिर्फ एमबीए वाले ही एचआर बन सकते हैं। और दूसरा आपने कौन से डिपार्टमेंट का बोला था? मैंने आपसे यही पूछा था कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। हाँ, कि किस तरीके से जो एमबीए के बच्चे हैं और साइकोलॉजी के बच्चे हैं वो जब कॉर्पोरेट की तरफ जाते हैं या ओबी की जॉब्स की तरफ जाते हैं, तो इन जनरल जॉब्स की तरफ। एचआर में तो एमबीएस को अभी प्रायोरिटी दी जाती है, उसके बाद साइकोलॉजिस्ट आते हैं। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के मैच्योरिटी पे भी डिपेंड करता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन सोचती भी हैं कि जो स्ट्रिक्टली कहते हैं वी वांट टू हायर साइकोलॉजिस्ट ओनली फॉर दिस पोजीशन, तो डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो। सेकंड, जब हम ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट वाली पोजीशन की बात करते हैं तो उसमें साइकोलॉजी ही आता है। उसमें दे डिमांड कि एटलीस्ट मिनिमम क्राइटेरिया होता है मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी विद सम एक्सपीरियंस हो जाए तो बहुत बढ़िया। और शब्द का एक और सवाल आपसे पूछ रही हैं कि डज योर स्किल गिव यू अ नीश ओवर द एमबीए पीपल? Definitely. MBA people know about business, about management, about organizational behavior, but they don't know about me. And when they stand in front of me, they don't know about human psychology. They don't know about psychometry, psychological testing. तो वो बच्चे क्या करते हैं, एमबीए वाले बच्चे फिर थोड़ा सा हमारे साथ टिकने के लिए साइकोमेट्रिक्स की, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के अलग से कोर्सेज लेते हैं, वर्कशॉप्स लेते हैं। तो डेफिनेटली वो मुझे एज देता है और मुझे पता है उस एज को मुझे कैसे यूज करना है अपने लिए। बिल्कुल। एमबीए वाले जो चीज सीख रहे हैं वहां पे, उन्हें वहां पे साइकोलॉजी एडिशनल रखनी पड़ती है। हम लोग साइकोलॉजी वाले हैं तो थोड़ा सा हमें एक्सपीरियंस एडिशनल रखना पड़ता है कॉर्पोरेट का। लेकिन विशाल ने जैसे कि बहुत सुंदर बात रखी कि लैंडस्केप चेंज हो रहा है और बदलते समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है। तो हम लोग एज साइकोलॉजिस्ट आज के टाइम में मेजरली ऑर्गेनाइजेशंस में, मैं जितना जानता हूं, एचआर की पोजीशन पे एक साइकोलॉजिस्ट है। विशाल, हम लोग कितनी ट्रेनिंग्स में गए हैं और वहां पे ज्यादातर जितने भी एचआर्स थे वो सारे के सारे साइकोलॉजी बैकग्राउंड के थे। बहुत रेयरली मुझे कोई एमबीए बैकग्राउंड वाला मिलता था। तो बिल्कुल लैंडस्केप बहुत चेंज हो रहा है। और मेट्रोपॉलिटन में तो मतलब काफी है ये चीज। बिल्कुल।
पर इसमें एक और चीज है जिसका हमें ध्यान रखना है एज साइकोलॉजी प्रोफेशनल, वो ये है कि हमने ये तो सीख लिया कि वी हैव द एज, बट हमें ये भी बिल्कुल आइडेंटिफाई करना है वेयर वी आर लिमिटेड. बिल्कुल And yes, बिल्कुल। people have, let's say, have better knowledge of business than us. बिल्कुल ठीक है, हम बिजनेस वर्ल्ड में जाके ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमें बिजनेस की नॉलेज नहीं है, तो इट इज अनजस्टिफाइड. बिल्कुल। तो इस चीज का हमें जरूर ध्यान रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, कैसे टीम घटती है, बिजनेस मॉडल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ पे दिक्कत आ सकती है, किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर उसके ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करता है, हेल्प करता है, रोकता है. ये सारी नॉलेज वो है जो हमारे पास नहीं होती है, हमें गेन बिल्कुल करनी होती है. बिल्कुल। एंड साथ में विशाल मैं जानना चाहूंगा कि जब हम इस नॉलेज को गेन करने की बात कर रहे हैं या एक्सपोजर लेने की बात कर रहे हैं, तो काफी बार आसान नहीं होता कॉर्पोरेट्स को ढूंढना या अच्छी कॉर्पोरेट मिल जाना जो शुरुआती समय में ही हमें अच्छा एक्सपोजर दे दे लर्निंग वाला। तो मैं ऐसे में जानना चाहूंगा कि क्या आप भी इस तरीके की कोई अपॉर्चुनिटी ऑफर करते हैं बच्चों को जिसमें वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस और एक्सपोजर गेन कर सके कि कॉर्पोरेट्स किस तरीके से काम करती हैं, क्या चीजें जरूरी है ग्रो करने के लिए कॉर्पोरेट में? ये सामने था, मतलब इसमें दो तीन चीजें हैं जो मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. वो सबसे बेसिक है प्रोफेशनल नेटवर्किंग. पहले प्रोफेशनलिज्म को समझना, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है. एक नेटवर्क को बिल्ड करना, नेटवर्किंग स्किल्स को बढ़ाना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट for this thing. And for that, I am trying to help students with and also professionals with their LinkedIn engagement. कि वो LinkedIn को कैसे यूज कर रहे हैं, because LinkedIn काफी हेल्प करता है प्रोफेशनल नेटवर्किंग में, बहुत क्रूशियल टूल है ये. सेकेंड, फिर जहाँ पे इंटर्नशिप्स की बात आती है, तो whenever I'm providing some kind of organizational training या फिर employee wellness training, तो I have people joining me within the training. बच्चे जो कि साथ में चल के देखते हैं कि कैसे चीजें होती हैं, साथ में वो देख सकते हैं, मतलब ये अपॉर्चुनिटी रहती है उनके लिए. तो आई गेस या तो ये विशाल जो भी बात कह रहे हैं तो मुझे ध्यान आया कि विशाल जितनी भी बात ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो वो हमेशा ये कोशिश तो उनकी रहती है कि कोई नया बच्चा भी साथ में जाए ताकि उसको बेहतर तरीके से पता चल सके कि क्या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग होती क्या है या ट्रेनिंग देते कैसे हैं, या स्किल डेवलपमेंट की जो हम बात करते हैं तो कैसे आइडेंटिफाई करें सामने से चीज को देख के कि हमें किस तरीके की स्किल्स की जरूरत है. तो बिल्कुल विशाल, और मैं बाकी को भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग भी इस तरीके के प्रोविजंस ढूंढिए जहां पे आप शैडो कर सके किसी कॉर्पोरेट ट्रेनर को, या फिर आप शैडो कर सके किसी ऐसी पर्सनालिटी को जिसको बहुत नॉलेज है फील्ड की. एंड दिस डज नॉट जस्ट गो फॉर ओबी बट साइकोलॉजी के अदर फील्ड्स को भी. आप एक फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, क्रिमिनोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, या XYZ कोई भी फील्ड में जाना चाहते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शैडो समबडी हु हैज एक्सपीरियंस इन द फील्ड, ताकि आप बेहतर तरीके से उन चैलेंजेस को समझ सके, खुद को ग्रो कर सके. बिल्कुल अमित, इन चीजों पे जो भी आपने पॉइंट्स रखे उनसे मेरे को एक शब्द ध्यान में आता है, अप्रेंटिसशिप, जो कुछ सालों के लिए एजुकेशन में से हट गई थी, बट इट इज कमिंग बैक नाउ इन द लास्ट 2-3 years. बिल्कुल. तो अप्रेंटिसशिप बहुत जरूरी है हमारे लिए सीखना. और आप जब वो बात कर रहे थे कि शैडो करना जरूरी है, तो साइकोलॉजी वाले बच्चों के लिए जरूरी है कि वो बिजनेस की नॉलेज लें. और मुझे ये, मैं लकी रहा हूँ कि मुझे अपने स्टार्टअप से, एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी से मुझे वो नॉलेज मिल पाई है काफी हद तक. बहुत कुछ है जो सीखना है अभी, बट बहुत कुछ सीखा भी है, करके भी देखा है. तो आई एम ऑल्सो हेल्पिंग पीपल टू टू हु वांट्स टू डू देयर थिंग, जो स्टार्ट करना चाहते हैं, ताकि उन्हें थोड़ी सी हेल्प मिले, नॉलेज मिले, एक्सपोजर मिले इन सब चीजों से भी कि बिजनेस किया कैसे जाता है. बिल्कुल. शब्दिका, ये आप क्या सवाल एक बार थोड़ा क्लियरली पूछो. ये तो मतलब मेरी जिंदगी के बहुत सारे हिस्से हिला दिए इसने, आपके सवाल ने. तो एक बार आप थोड़ा सा क्लियर कीजिए कि आप क्या सवाल पूछना चाह रही हैं. विशाल, साथ में मैं एक जानना चाहूंगा, एक सवाल जिसपे सबसे ज्यादा
रिक्वेस्ट्स आई हैं, हाउ टू बी अ कॉर्पोरेट ट्रेनर। ओके, सो दो चीजें हैं, एक तो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की नॉलेज होनी चाहिए, पहले तो वो सब आना चाहिए। बिल्कुल। और उस नॉलेज पार्ट के लिए अपने आप को स्किलफुल बनाने के लिए यू कैन डू अ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स, अच्छे प्रॉपर वो कर लो, आपको नॉलेज मिल जाएगी, स्किल्स मिल जाएगी, मेथड्स पता चल जाएंगे। सेकेंड चीज बिल्कुल। होती है टू बिकम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, जो आपने सीखा है उसकी डिलीवरी करनी, उसकी डिलीवरी की इफेक्टिविटी को इंक्रीज करना। ये चीज, बिल्कुल। उसमें बहुत मेहनत जाती है, क्योंकि बिल्कुल। जितना आप इसे करते हैं उतना ज्यादा आप इम्प्रूव होते हैं। तीसरी चीज होती है काम लेकर आना कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में, क्योंकि ऑल द कॉर्पोरेट ट्रेनर्स वर्क एज अ पार्ट ऑफ सम कंसल्टेंसी, या फिर वो इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट होते हैं। बिल्कुल। तो वो काम लाने वाली चीज के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर के रिक्वायरमेंट्स किस कंपनी को है, या कंपनीज में अपना नाम पहुंचाने के लिए वो सारी चीजें, नेटवर्किंग मार्केटिंग आपको करनी पड़ती है खुद, ताकि लोग आपको जान सकें कि आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स देते भी हो। तो ये 3 बिल्कुल। लेवल पे चीजें होती हैं, बहुत जरूरी। बिल्कुल। 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 एंड शब्दिका, जो आपका सवाल है कि शैडो समवन, तो हम छुपके नहीं करना है हमें, वो स्टॉकिंग कहलाएगी। अगर आप छुपके करेंगे कि मैं किसी को कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करते हुए देख लूं या ऐसे, शेडो इज अ कॉर्पोरेट वर्ड एंड जिसके अंदर अप्रेंटिसशिप, जैसे कि बहुत छोटा सा एग्जांपल, आप अपने आसपास जितने भी, जब आपकी स्कूटी खराब हो जाती है या बाइक खराब हो जाती है, तो आप लोग मैकेनिक्स के पास जाते हैं। तो जितने भी मैकेनिक्स होते हैं, उन्होंने कोई मतलब ऐसे कोई ऑफिशियल, कोई एजुकेशनल सेटिंग में ट्रेनिंग नहीं ली होती है, सो दैट दे कैन इफेक्टिवली अंडरस्टैंड कि भाई एक स्कूटी का मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरीके से वो फंक्शन करती है। उन्होंने ये चीजें पढ़ी नहीं होती है, लेकिन वो एक मैकेनिक के साथ जो ऑलरेडी काम कर रहा होता है, उसके साथ में छोटी उम्र में या फिर कुछ समय पहले जब वो नए होते हैं तो ज्वाइन कर जाते हैं, एंड देन धीरे धीरे एक चीज करना, दूसरी चीज करना, तीसरी चीज प्रैक्टिस करना, फिर हाथ साफ करने के लिए उन्हें दे दिया जाता है कि ये वाला काम करके देखो, एंड इन टाइम 5 से 10 सालों में वो लोग भी सीख जाते हैं। तो अप्रेंटिसशिप भी ऐसा ही प्रोग्राम होता है, शेडोइंग भी ऐसा ही प्रोग्राम होता है, जिसमें एक लेस एक्सपीरियंस्ड बंदा या बंदा विद जीरो एक्सपीरियंस शैडोज और वर्क्स अलोंगसाइड और असिस्ट्स somebody with higher experience और more experience। तो ये ऑफिशियल टर्म है, ये कोई ब्लफ धोखे वाली चीज नहीं है। आप उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं। जैसे विशाल जब ट्रेनिंग कराते हैं, तो जितनी भी कॉर्पोरेट्स में विशाल ट्रेनिंग करने जाते हैं, तो मेरे ख्याल से अमेजोन या स्विगी वाला था जिसके अंदर विशाल जब ट्रेनिंग करने गए थे, तो उन्होंने मेरे ख्याल से बैचलर्स 3rd ईयर या एमए 1st ईयर से किसी एक को साथ में ले गए थे ये, जो अभी भी हमारे साथ में काम कर रही हैं, और उन्होंने एंड शी फिर इज गेटिंग विशाल के क्लाइंट्स थ्रू नाउ, सीखा। नाउ शी इज गेटिंग क्लाइंट्स। getting clients. बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। And she got a client, a good client, and she asked me that we should do it together if it's possible for you. So, I mean, बिल्कुल। this is how you grow, how you develop. बिल्कुल। देखो, जहां पे पहले गुरु चेले को सिखा रहा था कॉर्पोरेट क्लाइंट्स का, अब चेला आया है गुरु को लेने की मैं करने जा रहा हूं, मेरे साथ चलो। तो देखो और कितनी इससे ये बड़े कोई ग्रोथ चीज वाली नहीं हो चीज है। सकती। बिल्कुल 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 बिल्कुल। विशाल, एक ये चीज की कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से रिलेटेड मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा अभी। पहली चीज तो ये कि मान लो मैं एक मास्टर साइकोलॉजी का बच्चा हूं, एंड मुझे अंदाजा नहीं है कि किस तरीके से मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग को ज्वाइन इन करूं, और पर मैं करना चाहता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी प्रेजेंटेशनल स्किल्स काफी अच्छी हैं, मुझे लगता है मेरा साइकोलॉजी का बैकग्राउंड अच्छा है। तो पहली चीज तो ये कि क्या प्री रिक्विजिट होना चाहिए बच्चों के लिए, या क्या रिकमेंडेशन होनी चाहिए बच्चों के लिए जो बैचलर्स और मास्टर्स हैं जो कॉर्पोरेट में जानना चाहते हैं? पहला सवाल ये आपसे। Prerequisite in what sense? मतलब मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, प्री रिक्विजिट इन द सेंस कि
हम मास्टर्स के बच्चों को क्या बता सकते हैं अभी के लिए कि भाई अगर आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना चाहते हो एज अ ट्रेनर या फ्रीलांस ट्रेनर, तो इन चीजों पे आपको ध्यान देने की जरूरत है और कैसे उन पे ध्यान दिया जा सकता है? Okay. First of all, let's extract the word organization. Let's focus on training. तो आप किसी को ट्रेन कर भी सकते हो या नहीं, किया है आपने किसी को या नहीं, आपको नॉलेज है ट्रेनिंग की या नहीं, क्या मेथड्स यूज किए जाते हैं, किस चीज कैसे उसका मॉड्यूल डेवलप किया जाता है, ये कुछ इश्यूज हैं जो हमें अपने आप से पहले पूछने चाहिए। क्योंकि अगर हमें मौका मिल भी गया कि हमें कहीं ट्रेनिंग देनी है, तो हम कैसे उसे डिलीवर करेंगे, उसे कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, वो सारी चीजें। क्योंकि एक ट्रेनिंग में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं। फर्स्ट होता है कि आप अपना कंटेंट डिलीवर करेंगे किसी भी मीडियम से, फिर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगी, बिल्कुल। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के बाद आप फीडबैक लेंगे उनसे। और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे भी करती हैं कि 1 दिन की या 2 दिन की ट्रेनिंग हो गई, तो उसके बाद फिर वो देखते हैं कि उसका कितना इफेक्ट कब तक रह रहा है। बिल्कुल। तो रिटेंशन भी मेजर किया जाता है। बिल्कुल। तो सबसे पहला सवाल हमारा ये होना चाहिए कि हम ट्रेनिंग के बारे में कितना जानते हैं। सेकंड, दूसरा फिर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कितना जानते हैं। ऑर्गेनाइजेशन से मेरा मतलब है बिजनेस के बारे में, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में हम क्या जानते हैं। क्योंकि जब भी ट्रेनिंग मॉड्यूल डेवलप किया जाता है तो उसका ध्यान रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत छोटी सी चीज, इफ यू आर डिलीवरिंग अ ट्रेनिंग on the same topic, let's say on leadership, to a team which is working in a head office, sales head office, to a team working in a plant जहाँ पे कि किसी मानेसर में या कहीं पे कुछ प्रोडक्शन हो रहा है। तो आप प्लांट में है, एक सेल्स हेड ऑफिस में है, या फिर आप इंडस्ट्री चेंज कर दो, टेक्सटाइल है या फिर कोई मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड कोई कंपनी है। तो इन छोटी छोटी बातों का ट्रेनिंग पे बहुत असर पड़ जाता है। बिल्कुल। बिल्कुल। एंड इसी में ये भी मुझे लगता है बहुत जरूरी हो जाता है कि शुरुआती जगह डिफाइन करना कि आपको ट्रेनिंग कहाँ करनी चाहिए। जैसे मुझे ध्यान है, मैंने अपनी पहली ट्रेनिंग शुरू करी थी मेरे ही स्कूल में, जहाँ पे मैं क्लास 8 तक पढ़ा था मेरठ में। तो वहां पे मैंने पहला एक सेशन डिलीवर करा था स्ट्रेस मैनेजमेंट पे। एंड आई स्टिल रिमेम्बर इट वॉज अ फन सेशन, क्योंकि हमें अपनी स्ट्रेंथ्स और पर्सनालिटी भी जानना बहुत जरूरी है ट्रेनिंग के दौरान में, कि हम कैसे हैं और उस चीज को कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं ट्रेनिंग में। तो मुझे इतना पता है कि मैं सेशन, बिल्कुल, कि मैं सेशन फन करा सकता हूं, लेकिन ये कमी कहां पे पड़ गई। तो जब सेशन खत्म हुआ तो इट वॉज अ फाइन सेशन, काफी मजा आया, हंसे खेले बच्चे, प्लस ऐसी चीज नहीं थी उनके लिए, तो मैं छोटी छोटी एक्टिविटी भी करा रहा था तो उन्हें अच्छा लग रहा था, वो एंगेज हो पा रहे थे। जब लास्ट में मैं प्रिंसिपल ऑफिस में गया मैम के पास में कि मैम आप बताइए कैसी रही ट्रेनिंग या फीडबैक दीजिए, तो शी सेड इट वाज फन बट देयर वाज नो लर्निंग। और मैं, ये विचार मेरे दिमाग में घूमता रहा उस टाइम पे कि ऐसा कैसे हो गया, मैंने इतनी मेहनत करी थी कंटेंट को कलेक्ट करने में और अपने आप को प्रिपेयर करने में, लेकिन मैम कह रही हैं कि इट वाज फन बट देयर वाज नो लर्निंग। फिर मुझे कुछ टाइम बाद अगले ट्रेनिंग सेशन में ये चीज रियलाइज हुई कि वो कहना क्या चाह रही थी। तो इस सवाल से मैं ये पूछना चाहूंगा विशाल कि जब आप शुरू करते हैं एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, नॉट एबल टू डिलीवर इफेक्टिवली एज पर योर एक्सपेक्टेशन, या नॉट एबल टू डिलीवर अ गुड वर्कशॉप, या फिर फेलिंग टू डिलीवर अ वर्कशॉप, ये सारी की सारी चीजें किस तरीके का पॉजिटिव या नेगेटिव रोल प्ले करती हैं एक यंग एस्पिरेंट ट्रेनर की लाइफ में, साइकोलॉजी बैकग्राउंड वाले? नाइस। आपने अमित अभी जो शुरू किया था अपने एक्सपीरियंस को लेकर, उसमें 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, एक सेल्फ अवेयरनेस और एक ट्रेनिंग अप्रोच। तो जब भी हम ट्रेनिंग में जाते हैं हमें अप्रोच डिसाइड करनी पड़ती है, और इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा सबको कि गेमिफाइड लर्निंग के कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया जाए अगर कोई भी ट्रेनिंग में जाना चाह रहा है तो। बिल्कुल। इसके बाद जो 2 पॉइंट जैसे मैंने बोले, सेल्फ अवेयरनेस और ट्रेनिंग अप्रोच, आप अपनी जरूर डिफाइन करें, उसे जाने, उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस को पहचाने।
जहां तक फेलियर्स की बात है, तो देखिए फेलियर्स तो जरूर आएंगे, सेटबैक्स भी आएंगे। फेलियर्स को इस बिल्कुल तरीके से देखा जाए कि व्हाट इज देयर दैट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। बिल्कुल मेरा कंसर्न इस चीज में ये यहाँ से आता है कि इफ वी डोंट नो व्हाट वी आर डूइंग, पहली बार कुछ कर रहे हैं, तो उसका कुछ नेगेटिव असर सामने वाली ऑडियंस में पड़ सकता है। बिल्कुल और क्योंकि हम साइकोलॉजी की फील्ड से हैं, तो ये असर थोड़ा शब्दों के थ्रू ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल तो अभी मेरा कंसर्न ये है कि सामने वाले पे क्या असर पड़ रहा है। इसलिए जरूरी है कि एक अप्रेंटिसशिप की जर्नी से निकला जाए। हम लोग बिल्कुल नहीं निकलते हैं जल्दबाजी में। हमने मास्टर्स कर लिए, हम साइकोलॉजिस्ट लिख सकते हैं, हमने भारी भारी शब्द सीख लिए हैं, पर हमने थोड़ा सा किसी के अंडर रह के वो चीजें अभी तक नहीं सीखी हैं। बिल्कुल इससे पहले कि मैं लीडरशिप की अमित कभी ट्रेनिंग दे पाता, मैंने 3-4 साल एक लीडर के अंडर रह के काम करा है। बिल्कुल एक अच्छे इन्फ्लुएंशियल लीडर के अंडर रह के काम करा है, उनसे सीखा है। एक अच्छा, पहले मैंने फॉलोअर बनने की कोशिश करी है, इससे पहले कि मैं एक लीडर था। वो बिल्कुल 2-3 सालों में मैंने 2-3 साल की बजाय 5 साल का काम करा है, क्योंकि वी यूज्ड टू वर्क 14, 16, 18 आवर्स अ डे बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली। एज अ पार्ट ऑफ माई स्टार्टअप मैंने बिजनेस डेवलपमेंट किया है, मैंने सेल्स देखी है, मैंने ऑपरेशंस देखे हैं, मैंने टेक डेवलपमेंट देखा है। वी यूज्ड टू सिट विद आवर प्रोग्रामर पूरी रात रात, और वो बनाता था हमारे सामने वेबसाइट। तो ये सारी चीजें आपको सिखाती हैं, इन स्ट्रगल से निकलना जरूरी है। बिल्कुल तो आप जब अकेले उतरें, तो आप में इतना कॉन्फिडेंस हो कि आपने कुछ करा है, आपने कुछ सीखा है। इसी के बिल्कुल लिए आप जरूरी है कि आप थोड़ा सा इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप जेन्युइनली कर लें अपनी लर्निंग के बिल्कुल लिए। बिल्कुल Now, when you, as a young trainer, when you go into the field and you start training, आप फेलियर्स देखेंगे, सेटबैक्स देखेंगे, बिल्कुल बट इनको सिर्फ ऐसे लेना चाहिए दैट ये एरियाज ऑफ लर्निंग है। इफ यू आर ऑनेस्ट एंड जेन्युइन टू योरसेल्फ, तो आप सिर्फ अपने में ग्रोथ देख पाएंगे, क्योंकि आप जेन्युइनली अपनी लिमिटेशंस पे, अपनी वीकनेसेस पे काम करेंगे। हर किसी में लिमिटेशन होती है, वीकनेस होती है। मैं तो हर बार फेल होता हूँ, हर दिन फेल होता हूँ। तो यहाँ पर जरूरी है एक कॉन्सेप्ट से रिलेट करना हम सब के लिए, वो है ग्रोथ माइंडसेट। एक बिल्कुल ग्रोथ माइंडसेट होना बहुत जरूरी है कि हम जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम जो भी एक्शन ले रहे हैं, उससे हम क्या फीडबैक अपने आप को दे रहे हैं, क्या सीख रहे हैं हम उससे। क्योंकि गलतियां हमेशा होती हैं, कमियां हमेशा रह जाती हैं, उनसे सीखना बहुत जरूरी है ताकि आप आगे अच्छे से काम कर सको। बिल्कुल बिल्कुल एंड थैंक यू सो मच विशाल कि इतने अच्छे से आपने ये वाली चीज एड्रेस करी। एंड मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि जितने लोग हमारे साथ में जुड़े हैं कि ये वाले सेशन का टाइम ओवर होने वाला है कुछ देर में। तो एक लाइव सेशन में बैठे हैं, लेकिन ट्रेनिंग की वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट की वर्ल्ड में, जहां पे आपको जरूरत है, जहां पे आपको पूछना है कि आप प्लीज हमें फीडबैक दीजिए ताकि हम इम्प्रूव कर सके, तो फीडबैक बिल्कुल हमेशा आपके लिए है। तो जितना ज्यादा आपको फीडबैक मिले उतना ज्यादा अच्छा है। ये बहुत अच्छी बात कही मैं, क्योंकि ये मेरे को याद दिलाती है कि जब भी मैं ट्रेनिंग करता हूँ या कोई भी सेशन लेता हूँ कंपनी में, तो मैं जबरदस्ती फीडबैक लेता हूँ। हाँ और बिल्कुल ये फीडबैक मैं इसलिए लेता हूँ खुद, चाहे वो दे या ना दे, वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि कुछ कमी रही है और मुझे उससे सीखना है। बिल्कुल अगर मैं सीखने पे ध्यान दूंगा, मैं इस चीज पे ध्यान दूंगा कि आगे कैसे बढ़ना है, तो मेरा ध्यान उससे हट जाएगा कि मुझे किस चीज ने पीछे पकड़ा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल एक्सपीरियंस से जी एक बात याद आती है कि हाँ अगर हमें कभी ये मेजर करना हो कि हमने इनफ एक्सपोजर या एक्सपीरियंस ले लिया, हमने इनफ धक्के खा लिए जिंदगी में या नहीं, तो ये देख लो कि आपके पास कितनी कहानियां और एक्सपीरियंसेस हैं दूसरों को सुनाने के लिए। बिल्कुल अगर आपके पास इनफ स्टोरीज हैं और कहानियां हैं सुनाने के लिए दूसरों को, तो मतलब आपने अच्छे अमाउंट ऑफ धक्के खाए हैं, इंगेज किया है। बिल्कुल एंड विशाल शिवम लिखते हैं कि विशाल सर बहुत नाइसली, बहुत सिस्टमैटिकली
और बहुत प्यारे तरीके से बातों को समझा देते हैं. And others are saying the information is relevant, quite relevant, productive and knowledgeable as always. Very helpful, very informative, very interesting, really focused and quite effective for everyone, and really easy to understand. Very knowledgeable. So thank you so much everyone ये feedback हमें देने के लिए. So मैं ये